हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंजप्शन फंक्शन। अभी तक हमने जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा, कंजप्शन कहीं ना कहीं हम लोगों ने यूज किया। कंजप्शन को जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने देखा था कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये मिलाकर क्या बनता है एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। और इसी तरीके से अगर हम ओपन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो हमारे पास सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स ये इक्वेशन आती है। तो कंजप्शन क्या है आप लोगों को थोड़ा आइडिया है इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज कंजप्शन फंक्शन। ये टॉपिक हमें किसने दिया? कंजप्शन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया? वो किनीशियन इकोनॉमिक्स से आया। और जब भी हम किनीशियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो याद रखना, कीन्स हमेशा शॉर्ट रन पे बात करते हैं। कीन्स हमेशा बोलते हैं कि लॉन्ग रन में ऑल आर डेड। तो यहाँ पे जब भी किनीशियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है, नंबर वन हम शॉर्ट रन पे बात कर रहे हैं, तो इसी सेम लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे कि कंजप्शन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग किस पीरियड के अंदर देखेंगे? वो भी हम देखेंगे शॉर्ट रन के अंदर। तो जब आप कंजप्शन फंक्शन के बारे में बात करते हो, ये क्या बता रहा है? ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द इनकम एंड कंजप्शन। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। तो जब हमने बोला रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, तो इट इज नोन एज कंजप्शन फंक्शन। तो अगर आपसे कोई भी पूछे डेफिनेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन तो आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। कि आप टोटल इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हो, ये जो रिलेशनशिप है ये क्या है? ये है हमारा कंजप्शन फंक्शन। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? C इज इक्वल टू एफ वाई। कैसे लिखेंगे आप इसको? C इज इक्वल टू एफ वाई। और ये मैं जो शॉर्ट पॉइंट्स लिख रही हूँ या तो आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो C इज इक्वल टू एफ वाई, जहां पे C क्या है आपका? C स्टैंड फॉर कंजप्शन, Y स्टैंड फॉर योर इनकम, और आई F को हम लोग क्या बोलेंगे? F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? F रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शनल रिलेशनशिप। अब जब हम कंजप्शन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके कुछ नाम है जो हमें पता होने चाहिए। नंबर वन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजप्शन फंक्शन। नंबर टू, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम इसको क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजप्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसके अलावा हमने किसके बीच में रिलेशन देखा? हमने कंजप्शन और इनकम के बीच में रिलेशन देखा। तो कई बार कंजप्शन फंक्शन की जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज इनकम कंजप्शन रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे हम इसको? इनकम कंजप्शन रिलेशनशिप। तो जब आप कंजप्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो आप सिंपली बोलेंगे इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। और यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? एजम्पशन क्या है यहाँ पे? ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल। ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, या आप बोलेंगे ऑल अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। क्योंकि जब भी आप कंजप्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बाकी किसी भी फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। हम बोल रहे हैं बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कंजप्शन फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल की मदद से समझेंगे और एक डायग्राम की मदद से समझेंगे कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और साथ ही यहाँ पे 10+2 जो JKPSC का 10+2 लेक्चरर की पोस्ट आ रही है उसके रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो आपको 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा इस चैनल में। तो आप वहां पे जाकर उस कोर्स के लिए एनरोल करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। नाउ शेड्यूल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने क्या बोला? कंजप्शन फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। तो यहाँ पे वी हैव इनकम, हियर वी हैव कंजप्शन। तो अगर आपकी इनकम जीरो है, लेट से आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, लेकिन उस समय भी आप लोग क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब आपकी इनकम जीरो है लेकिन स्टिल यू आर कंज्यूमिंग, तो यहाँ पे हम रिगार्डलेस ऑफ इनकम जो आपकी कंजप्शन है हम उसको क्या कहते हैं? दिस कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोनॉमस कंजप्शन। जब इनकम जीरो होती है एंड स्टिल यू आर कंज्यूमिंग, चाहे आप बोरो करके कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली में डिपेंड कर रहे हैं, किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी आप कंज्यूम कर रहे हैं।
तो लेट से जब आपकी इनकम जीरो है, आप 20 रुपए कंज्यूम कर रहे हैं पर डे। अगर आपकी इनकम 0 से 60 हो गई, फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, लेट से अभी आप क्या कर रहे हैं, 70 रुपीज कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी इनकम कम है लेकिन यू आर कंज्यूमिंग मोर, इसका मतलब आप या तो 10 रुपए अपने पेरेंट्स से बोरो कर रहे हैं, या आप किसी और से के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या कहीं और से किसी और सोर्स से आप पैसा बोरो कर रहे हैं। तो आप कमा कम रहे हैं जब आपकी इनकम 60 है, लेकिन स्टिल आपका जो कंजप्शन है वो ज्यादा है। 60 की जगह आप कितना आप कंजप्शन कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं। इसका मतलब जो 10 रुपए एक्स्ट्रा कंजप्शन हो रही है वो कहाँ से आ रही है, वो किसी और सोर्स से आ रही है। चाहे वो सोर्स आपका फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप कहीं और से बोरोइंग कर रहे हैं। तो फिर लेट से आपकी इनकम फर्दर बढ़कर कितनी हो गई, 120 हो गई। लेट अस एज्यूम कि ये वो इनकम लेवल है 120, जहां पे जितना आप कमा रहे हैं उतना कंज्यूम कर रहे हैं। आप कमा भी 120 रहे हैं और आप कंज्यूम भी 120 कर रहे हैं। तो इस लेवल को हम लोग क्या कहते हैं, दिस लेवल इज नोन एज बेसिक कंजप्शन लेवल। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज बेसिक कंजप्शन लेवल। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर आपकी इनकम बढ़ेगी भी आफ्टर बेसिक कंजप्शन लेवल, लेट अस अज्यूम आपकी इनकम बढ़कर हो गई 180 रुपीज। अब आप सारा का सारा पैसा कंज्यूम नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप 180 के बाद हो सकता है 170 कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आपने 120 से अपना कंजप्शन लेवल बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे जब हमारा स्टेबल कंजप्शन लेवल आ गया, बेसिक कंजप्शन लेवल आ गया, उसके बाद क्या हो रहा है, एज कंपेयर टू इनकम आपका कंजप्शन बढ़ रहा है, लेकिन उतना थोड़ा सा कम है अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 180 अगर आपकी इनकम है तो कंजप्शन आपका कितना है, 170। फर्दर इनकम और बढ़ी, लेट से इनकम हो गई हमारी 240, और अब जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो 220 कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला एक हमारे पास है ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन कौन सा लेवल है, जहां पे हमारी इनकम जीरो है। नंबर टू, बेसिक कंजप्शन लेवल, जितना हम कमा रहे हैं उतना हम कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जितना भी, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा, हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे y इज ग्रेटर देन c। ठीक है, y इज ग्रेटर देन c, और बेसिक कंजप्शन लेवल पे y इज इक्वल टू c। बेसिक कंजप्शन लेवल पे y इज इक्वल टू c, और यहाँ पे क्या था हमारा, y इज लेस देन c। तो हम लोगों ने तीन तरीके से डिवाइड किया, y लेस देन c, c इज इक्वल टू y ग्रेटर देन c। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक डाउट भी आ रहा होगा कि क्या अगर मेरी 120 के बाद 150 इनकम हुई, क्या मैं 150 का 150 कंज्यूम कर सकता था। यस, डेफिनेटली। काफी टाइम क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 140 आपकी इनकम हुई, 140 हो जाता, 150 हुई, 150 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है हमें मल्टीपल पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक ही पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, जहां पे हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू c। ठीक है, ऐसा हो सकता था कि आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, इन रियलिटी हो सकते हैं, लेकिन जब हम किनीशियन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट होगा। अभी मैं आपके साथ डायग्राम शेयर करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर देखें, हम y और किसके बारे में बात कर रहे हैं, c के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम x एक्सिस पे लिखेंगे इनकम, दैट इज y, और y एक्सिस पे वी हैव कंजप्शन। यहाँ पे हम एक 45 डिग्री की लाइन बनाएंगे, जैसे हमने इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के टाइम बनाई थी। तो यहाँ पे ये जो हमारी 45 डिग्री की लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इस लाइन पे मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। अगर आप ध्यान से देखिए लाइन के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, y इज इक्वल टू c। ये 45 डिग्री की लाइन मुझे बता रही है कि ये वो लाइन, ये यहाँ पे वो पॉइंट्स है जहां पे इनकम और कंजप्शन लेवल क्या है, बराबर है। तो ये मैं ये बोल सकती हूँ, इस लाइन के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, बेसिक कंजप्शन लेवल मिल रहा है। ये बेसिक कंजप्शन लेवल के पर्टेनिंग मेरे को जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो इस लाइन, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर मिलेंगे। अब अगर y के बारे में बात करें, इनकम, इनकम में एक पार्ट हम क्या करते हैं, जब भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं, इनकम में एक पार्ट हम कंज्यूम करते हैं और एक पार्ट को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। y इज इक्वल टू c प्लस एस होता है।
तो कंजप्शन फंक्शन में भी हमें यहाँ पे पता चलता है कि जितना हमने कंज्यूम किया रेस्ट हमारे पास क्या होगा, रेस्ट हमारे पास सेविंग होगी। क्या होगी? सेविंग होगी। तो यहाँ पे इस कर्व के ऊपर y इज इक्वल टू सी मैंने बना दिया। तो अब मुझे क्या बनाना है? अब मुझे बनाना है कंजप्शन कर्व। तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गई कर्व, दैट दिस इज नोन एज कंजप्शन कर्व सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे कंजप्शन कर्व ने क्या किया? इंटरसेक्ट किया y इज इक्वल टू सी वाली कर्व को। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे आप इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पे हमारे हमारे डेटा के अकॉर्डिंग जो बेसिक कंजप्शन लेवल होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। जैसे अगर हम लोग टेबल पे देखें तो 120 लेवल ऑफ इनकम था और 120 कंजप्शन था। तो हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारे टेबल के अकॉर्डिंग हमें देगा बेसिक कंजप्शन लेवल इन द इकोनॉमी। और हम इसको क्या कहेंगे? दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बन गया, दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? क्लियर? अब यहाँ पे डायग्राम को वापस ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पे बोले, यहाँ पे मेरा क्या है? मेरा ये जो रेड लाइन है ये मेरी इनकम की लाइन बता रही है। रेड लाइन मेरे को इनकम बता रही है, मेरे पास कितनी इनकम है। अब यहाँ पे आप इसको y इज इक्वल टू सी की जगह सिर्फ y कर लें। तो यहाँ पे रेड लाइन ने मुझे बताया मेरे पास इतनी इनकम थी। ए बी मेरे पास इनकम थी, बट मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ? मैं कंज्यूम कर रही हूँ ए सी। इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट पे देखें, एट पॉइंट सी मेरा कंजप्शन लेवल ज्यादा है इनकम से, यही है। ठीक है, कंजप्शन लेवल ज्यादा है इनकम से। और ये पॉइंट मेरा कहाँ पे आ रहा है? ये पॉइंट मेरा आ रहा है पॉइंट से पहले, ये पॉइंट आ रहा है मेरा। तो हमने टेबल में भी देखा था y इज लेस देन c या c इज ग्रेटर देन y। तो यही चीज हमें यहाँ पे एट पॉइंट c दिख रही है। लाइक वाइज अगर हम यहाँ पे बात करें, पॉइंट इतना कमा रही हूँ, डी एफ लेवल मेरा इनकम लेवल है, डी एफ इनकम है इकोनॉमी के अंदर। और आउट ऑफ दिस डी एफ मैं ई एफ क्या कर रही हूँ? कंज्यूम कर रही हूँ। इसका मतलब जो मेरे पास बाकी पैसा बचा है, तो मेरा डीई क्या हो गया? डी इज माई सेविंग। और ईएफ मेरा क्या है? ईएफ मेरा है कंजप्शन। क्लियर? तो यहाँ पे आई होप आपको टेबल समझ आया, आपको डायग्राम समझ आई। एक बार वापिस से डायग्राम बनाते हैं, क्लियर थोड़ा सा। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा? इनकम लेवल इन द इकोनॉमी। वाई एक्सिस पे वी हैव कंजप्शन इन द इकोनॉमी। यहाँ पे हमारे पास क्या है? y। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 45 डिग्री की लाइन है ये मुझे क्या बता रही है? यहाँ पे मेरे पास जितने भी पॉइंट्स है वो सारे क्या है? वो सारे पॉइंट्स मेरे कैसे हैं? बेसिक बेसिक कंजप्शन लेवल को वो पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं जहां पे मेरा c इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, आप c इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो। इस लाइन पे आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? आप सिंपली y भी लिख सकते हैं। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द इनकम लेवल इन द इकोनॉमी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ट्राई करिए y लिखे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया c इज इक्वल टू वाई। मैंने क्यों बताया आपको? बिकॉज 45 डिग्री की लाइन है और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और हमारे पास आ गया यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन। और जहां पे आपका कंजप्शन फंक्शन इंटरसेक्ट करता है हमारी इनकम लाइन को, वो पॉइंट हमें क्या बता रहा है? ये पॉइंट हमें बताता है ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कंजप्शन लेवल है, दैट इज बेसिक कंजप्शन लेवल। क्या है ये? बेसिक कंजप्शन लेवल। और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे आप ऑटोनॉमस कंजप्शन को मार्क करो, आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इनकम लेवल क्या है? 0। और यहाँ पे ये जो हम कंजप्शन कर रहे हैं, ये कंजप्शन क्या है? दिस कंजप्शन इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन। और यहाँ पे अगर हम बात करें, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं? आप लोग बता पा रहे हैं? ए बी हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट हमारी इनकम जो है दैट इज ए सी। हमारी इनकम कितनी है? ए सी। और लाइक वाइज अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग डीई इनकम अर्न कर रहे हैं, बट हम कंजप्शन कम कर रहे हैं। हम कंजप्शन कर रहे हैं जस्ट ई एफ। इसका मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज डी एफ, वो क्या है हमारा? दैट इज आवर सेविंग। क्या है वो हमारा? सेविंग्स। क्लियर? तो फिगर ने आपको बताया कि कंजप्शन फंक्शन सिर्फ आपको कंजप्शन और इनकम के बारे में नहीं बताता, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द सेविंग लेवल इन द इकोनॉमी। एम आई क्लियर?
ठीक है, अब यहाँ पे दो और कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए इन केस ऑफ कंजप्शन फंक्शन। नंबर वन इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड नंबर टू इज आर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए, जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम सीज टू वाई की रेशियो लेते हैं। जितना आप कंजप्शन कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर इनकम लेवल, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो आप बोलोगे, डिवाइड करोगे इसको इनकम लेवल से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो डेफिनेशन लिखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में बी, आप डेफिनेशन नोट करिए, may be defined as the ratio of consumption, the ratio of consumption expenditure to any पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। अभी आपको ये पता चल गया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, सी अपॉन वाई। अभी मैं आपको टेबल की मदद से सी अपॉन वाई भी बताऊंगी, एमपीसी भी बताऊंगी। लेकिन जब हम एमपीसी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पे जब मार्जिनल टर्म आती है, तो अभी तक हम लोगों ने काफी टाइम मार्जिनल डिस्कस किया हुआ है। तो मार्जिनल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एडिशनल बात कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट में बात कर रहे हैं। लेट से अगर आपकी इनकम में 1 रुपए इंक्रीज हो रहा है, तो उस 1 रुपए में से आप कितना पोर्शन, उस 1 रुपए में से आप कितना पोर्शन कंजप्शन को तरफ डेडिकेट करेंगे और कितना पोर्शन सेविंग की तरफ डेडिकेट करेंगे। लेट से अगर आप 1 रुपए में से, ठीक है, 80 पैसे को आप क्या करते हैं, कंजप्शन में डेडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा 80% कहाँ पे जा रहा है, 80% हमारा एमपीसी की तरफ जाएगा। तो एमपीसी क्या हुआ हमारा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अभी मैं आपको टेबल बताऊंगी तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम कैसे डेफिनेशन लिखते हैं, प्लीज नोट डाउन। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में बी डिफाइंड एज द रेशो, वहां पे हमने क्या लिखा था एपीसी में, रेशो ऑफ कंजप्शन टू इनकम, यही लिखा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन। क्या लिखेंगे आप, रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू द टू द चेंज इन इनकम और एज द rate of or as the rate of change in the average propensity, the average propensity to consume as income changes। ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पूछा जाए, आपको सिर्फ इतना पार्ट देकर पूछा जाए कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू द चेंज इन इनकम। या दूसरी डेफिनेशन में हमने क्या बोला, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज इनकम चेंजेस। अब दोनों में देखिए, जब हम फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर कंजप्शन, तो चेंज इन कंजप्शन को हम कैसे लिखते हैं, हम चेंज इन कंजप्शन को लिखते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, या अगर हम दूसरी डेफिनेशन पे बात करें, एज द रेट ऑफ चेंज इन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज इनकम चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि चेंज इन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी अपॉन वाई हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था। तो अगर चेंज लगा दूं मैं तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई आएगा। क्लियर। तो जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर आपका 1 रुपए लेट से बढ़ रहा है तो उस 1 रुपए के बढ़ने से आप कितना इनकम, कितना कंजप्शन करेंगे और कितना उसमें से सेविंग की तरफ आप डेडिकेट करेंगे। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम चेंज के बारे में बात करते हैं, रेशियो ऑफ चेंज। लेकिन जब आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात करेंगे तो याद रखना, यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। और यहाँ पे एपीसी और एमपीसी के बारे में बात की, लेकिन जहां पे भी एवरेज और जहां पे भी मार्जिनल आता है
तो कॉन्सेप्ट हम ऐसे ही यूज करते हैं कि मार्जिनल आया तो चेंज आएगा, लेकिन एवरेज आया तो हम क्या लिखेंगे, चेंज नहीं लिखेंगे। क्लियर। अब हम एपीसी और एमपीसी को टेबल से देखते हैं और उसके बाद वापस से डेफिनेशन की तरफ आएंगे। आप मेरे साथ ये टेबल बना लीजिए और देखिए, आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू सिर्फ समझिए कि पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाई सी। ठीक है, लेट से हमने लिया इनकम 120 120। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल हुआ मेरे पास, ये मेरे पास हुआ बेसिक कंजप्शन लेवल। क्या हुआ मेरे पास, बेसिक कंजप्शन लेवल। अगर मुझे बेसिक कंजप्शन लेवल के करस्पॉन्डिंग एपीसी को कैलकुलेट करना है, इट इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। 120 डिवाइडेड बाय 120, तो मेरे पास क्या आएगा, 1। और 100%, तो यहाँ पे मेरा एपीसी क्या है, 100%। ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे एमपीसी कैलकुलेट करना है, इट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, यही होगा। लेकिन अगर ये मेरा फर्स्ट लेवल है तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मेरे पास डेटा इससे पहले का दिया होता तो मेरे पास मैं एमपीसी कैलकुलेट कर सकती थी, लेकिन फर्स्ट लेवल के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एमपीसी कैलकुलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने डाल दी डैश। सेकंड में लेट से आपकी इनकम बढ़ी और आपका कंजप्शन बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मेरे को एपीसी निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगी, सी अपॉन वाई। 170 डिवाइडेड बाय 180, इट कम्स टू बी 0.92। दिस इज इक्वल टू 92%। क्या आएगा ये मेरा, 92%। और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे एमपीसी निकालना है, एमपीसी क्या है, डेल्टा सी। डेल्टा सी में हम लोग क्या करेंगे, 170 माइनस 120, 170 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 120, इट कम्स टू बी 0.83। ठीक है, फिर अगर मैं नेक्स्ट लेवल पे चलूं, लेट से मेरा इनकम बढ़ा 240 और मेरा जो कंजप्शन है वो कितना हो गया, 220। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 220 डिवाइडेड बाय 240, इट कम्स टू बी 0.91, 91%। लाइक वाइज अगर मुझे यहाँ पे एमपीसी कैलकुलेट करना है तो मेरा एमपीसी कैसे आएगा, 220 माइनस 170, 220 माइनस 170 डिवाइडेड बाय 240 माइनस 180, इट कम्स टू बी 0.83। फिर नेक्स्ट लेवल पे चलिए, 300 अगर हमारा इनकम लेवल हो गया, लेट से कंजप्शन हमारा 270 हुआ, तो यहाँ पे मेरा जो एपीसी है वो क्या हैगा, 270 डिवाइडेड बाय 300, इट कम्स टू बी 0.90, 90%। लाइक वाइज अगर मैं एमपीसी के बारे में बात करूं तो मेरा 300 सॉरी 270 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 240, इट कम्स टू बी 0.83। अब यहाँ पे जो मैंने कंजप्शन कर्व लिया, ठीक है, कंजप्शन फंक्शन लिया, आई एम एज्यूमिंग मेरा कंजप्शन फंक्शन कैसा है, लीनियर कंजप्शन फंक्शन है। कैसा है, लीनियर कंजप्शन फंक्शन। और लीनियर कंजप्शन फंक्शन अगर होगा तो वहां पे मेरी एमपीसी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। एमपीसी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे भी एक डाउट आता है कि जब हम एग्जाम में या तो हमें वैल्यूज क्रैम्प करनी पड़ेगी, या हो सकता था मेरा 0.83 के बाद कांस्टेंट नहीं आता। ठीक है, तो मेरा 0.83 के बाद ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती अगर मैं अपने हिसाब से लिखती तो आपको उस, तो मैंने क्या लिया, मैंने इसके बीच में एक फिक्स कैप लिया, 60 60 60। और लाइक वाइज मेरा कंजप्शन में भी एक फिक्स कैप चल रहा है, 50 50 50। तो ट्राई करना कि यहाँ पे आपका एक फिक्स गैप हो दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप लोग जो मर्जी वैल्यू लें, लेकिन गैप का ध्यान रखें कि मेरा इनकम के बीच में गैप है और मेरा कंजप्शन के बीच में गैप है। और मेरा जो कंजप्शन के बीच में गैप है वो जितना भी इनकम में मैंने गैप लिया है उससे कम होगा। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि क्यों गैप, क्या लॉजिक होता है इसका। तो उस हिसाब से आपको लेना है। अगर आप गैप ले रहे हैं इनकम के बीच में 40 का, तो कंजप्शन में ले लीजिए 20 का, 30 का, 10 का, जो आप लेना चाहें। लाइक वाइज अगर आपकी इनकम के बीच में 80 का गैप है तो कंजप्शन में ले लो, 50 का ले लो, 60 का ले लो, 40 का, कोई भी ले सकते हैं। तो उस तरीके से आप लोग देखेंगे। तो एमपीसी मेरा कांस्टेंट कब आ रहा है, जब हमारा क्या है, हमारा कंजप्शन फंक्शन लीनियर कंजप्शन फंक्शन है। लीनियर कंजप्शन फंक्शन का मतलब स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन नहीं लेती तो उस समय मेरा एमपीसी जो है वो कांस्टेंट नहीं आता। ठीक है, तो एमपीसी मेरा कांस्टेंट है जब हम लोगों ने क्या बोला, हमारा कंजप्शन फंक्शन लीनियर है। तो जनरल स्टेटमेंट नहीं है कि एमपीसी आपका हमेशा कांस्टेंट होगा। एमपीसी कांस्टेंट तब होगा
जब कंजप्शन फंक्शन कैसा है, लीनियर है। अब एपीसी पे आते हैं। अगर आप एपीसी देखो तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है एपीसी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। 0.92, 0.91, 0.90, ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एपीसी डिक्लाइन हो रहा है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है। हम आउट ऑफ टोटल इनकम कम पोर्शन स्पेंड करते हैं। अब जो बाकी बचता है वो सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेना एपीसी, एपीसी डिक्लाइंस एज, एपीसी, एक जस्ट सेकेंड, APC declines as income increases because the proportion because the proportion of income spent on consumption declines as income increases. ये जो मैं सारे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव जब भी सॉल्व करने हैं, जितने भी हम लोगों ने रीजंस लिखे तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एपीसी डिक्लाइंस as income increases because the proportion of income spent on consumption declines as income increases. तो ये आप लोगों के लिए पॉइंट्स बन रहे हैं। तो जहां पे भी आप लिख रहे हैं प्लीज पॉइंटर्स की तरह लिखते जाइए। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या देखा, नंबर वन अभी तक। अगर हम यहाँ पे वापस टेबल पे आते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, एपीसी और एमपीसी के रिलेशन पे एमपीसी इज लेस देन एपीसी, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है 0.83 इज लेस लेस देन है। और हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट रन पे बात कर रहे हैं। तो एमपीसी इज लेस देन एपीसी। और वापिस से टेबल पे आइए, हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे जब हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम जब इंक्रीज कर रही है उस समय अगर आप एपीसी को नोट करो तो एपीसी भी फॉल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेरी एमपीसी कांस्टेंट है बिकॉज मैंने लीनियर कंजप्शन फंक्शन एज्यूम किया। लेकिन कई जगहों पे क्या होता है, आपका एमपीसी फॉल करता है। अगर मैं यहाँ पे लीनियर कंजप्शन फंक्शन नहीं एज्यूम करती और मेरा तब भी क्या करता, तब भी मेरा एमपीसी क्या करता, फॉल करता। लेट से इंस्टेड ऑफ 220 मेरा कंजप्शन जो है वो क्या कर जाता, वो 230 हो जाता, कंजप्शन 210 हो जाता। तो यहाँ पे 210 माइनस 170, अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, जो आपको याद रखना है कि एमपीसी और एपीसी जनरली फॉल करते हैं। दोनों एमपीसी और एपीसी क्या करते हैं, फॉल करते हैं। एमपीसी एंड एपीसी बोथ फॉल्स। लेकिन जो हमारा तेजी से फॉल करता है वो क्या करता है, एमपीसी। एमपीसी फॉल, हाँ, एमपीसी जो हमारा है वो तेजी से फॉल करता है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव के लिए एक स्टेटमेंट याद रखनी है, एमपीसी फॉल्स लेकिन मोर देन एपीसी, एमपीसी फॉल्स मोर देन योर एपीसी। ठीक है, यहाँ पे पहला याद हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एमपीसी एंड एपीसी बोथ फॉल, और एमपीसी फॉल करेगा लेकिन वो ज्यादा तेजी से फॉल करेगा एज कम्पेयर टू योर एपीसी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है अगर आपका इनकम इंक्रीज की जगह इनकम फॉल कर जाए। ठीक है, अगर इनकम फॉल कर जाए, वेन इनकम फॉल, तो यहाँ पे उल्टा होता है। उल्टा क्या होगा, जब इनकम इंक्रीज कर रही है एमपीसी और एपीसी दोनों फॉल कर रहे हैं। लेकिन वेन इनकम फॉल्स, एपीसी और एमपीसी क्या करेंगे, राइज करेंगे। एपीसी एंड एमपीसी राइजेस, बोथ राइजेस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला सेकंड और थर्ड पॉइंट में एक जगह इंक्रीज कर रहा है, एक जगह फॉल कर रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी आपको स्टेटमेंट आए एग्जाम में तो दोनों जगहों पे आपको देखना है कि वो इंक्रीज के रेफरेंस पे पूछ रहा है या डिक्रीज के रेफरेंस में पूछ रहा है। तो व्हेन इनकम फॉल्स एमपीसी एंड एपीसी बोथ राइजेस, ठीक है, बट एट अ स्लोअर रेट देन द फॉर्मर। मतलब यहाँ पे जो एमपीसी है वो राइज करेगा एट अ स्लोअर रेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एमपीसी राइजेस एट अ स्लोअर रेट देन एपीसी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एकदम से उल्टा हो गया, एमपीसी और एपीसी दोनों राइज कर रहे हैं। यहाँ पे आपका एमपीसी जो है वो आस्ता राइज कर रहा है,
लेकिन पहले क्या हो रहा था, वो फॉल कर रहा था तेजी से। ठीक है, तो आप लोगों को तीन स्टेटमेंट्स मिल गई ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, यहां तक समझ आया। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम लोगों को क्या दिखाई देता है, एमपीसी जो है दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। देखिए यहाँ पे मैंने 0 और 1 को इंक्लूसिव नहीं रखा, ना ही मैंने यहाँ पे डैश लगाया था, ना ही यहाँ पे। तो 0 और 1 जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। ये वैल्यू ना ही हमारी 0 के बराबर होती है, ना ही ये वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है। ये वैल्यू हमारे किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। तो कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाए आपको तो याद रखना, एमपीसी की वैल्यू इन रियलिटी ना ही 0 होगी, ना ही ये वैल्यू 1 होगी। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 0 और 1 के बीच में है। अब ये जो हमारे पास एक इक्वेशन आई, ये हमें क्या बता रही है, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें बता रहा है नंबर वन द कंजप्शन फंक्शन, सॉरी, नंबर वन कंजप्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। कंजप्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, इसका मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम एंड इट इंक्रीजेस बाय लेस देन, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखना, एंड इट इंक्रीजेस बाय लेस देन the increment in income, less than the increase in income. Number two, when income falls, consumption expenditure does not decline the same proportion. इस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को लिख लो, फिर मैं समझा भी देती हूँ। When income falls, consumption expenditure does not decline in the same proportion, in the same proportion and never become zero. इस पॉइंट में हम लोगों ने जैसे कोविड में देखा, कोविड 19 के टाइम क्या हुआ, इनकम कम हुई। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू इनकम लोगों ने क्या किया, लोगों ने उतना ज्यादा कंजप्शन लेवल कम नहीं किया। ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, तो जब कोविड आया लोग घर पे बैठे थे और काफी जगहों पे पार्टीज होती हुई दिखाई दी वहां पे। ठीक है, काफी जगहों पे नहीं दिखाई दी, काफी जगहों पे रिसोर्सेज की कमी थी। ठीक है, मैं वो पॉइंट नहीं बोल रही, मैं इस पॉइंट को सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ। जहां पे लोगों के पास रिसोर्सेज थे, लोगों के पास पुरानी इनकम पड़ी हुई थी, उन लोगों ने क्या किया, ऑल दो कोविड के फेज के अंदर पीपल आर नॉट अर्निंग, ठीक है, पीपल वर नॉट अर्निंग एट दैट टाइम, लेकिन स्टिल वो लोग क्या कर रहे थे, घर पे बैठ के कंज्यूम कर रहे थे, गैदरिंग्स हो रही थी अंदर ही अंदर घरों में बैठ के। तो वहां पे क्या दिखाई दिया, वहां पे दिखाई दिया इनकम तो फॉल हुई लेकिन कंजप्शन एक्सपेंडिचर उतना फॉल नहीं किया। ठीक है, डज नॉट डिक्लाइन द सेम प्रपोर्शन एंड नेवर बिकम जीरो, क्योंकि लोगों के घरों में राशन भी आ रहा है। ठीक है, अगर कंजप्शन हमारा कम हुआ, कहाँ पे कम हुआ, हम लोग शॉपिंग करने नहीं जा पाए उस ड्यूरेशन पे बाहर, लेकिन जो बाकी चीजें हो रही हैं, जो बाकी चीजें, जो एक्स्ट्रा चीजें घर पे हो रही थी वो तो आप कर रहे थे। तो कल अगर हम इनकम के अकॉर्डिंग देखते, इनकम हमारी बहुत ज्यादा उस ड्यूरेशन पे इम्पैक्ट हुई। ठीक है, तो इनकम जो थी वहां पे, खासकर अगर बिजनेस फैमिली से आप लोग हैं तो उन लोगों की सैलरीज तो होती ही नहीं। ठीक है, वो अर्न करेंगे और वहीं से वो लोग क्या है, इनकम चल रही है। तो वहां पे इनकम तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर गई। तो इनकम तो फॉल हो गई लेकिन वहां पे कंजप्शन चल रही है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो वहां पे तो आ रही थी इनकम, लेकिन बाकियों की इनकम कम हो गई लेकिन कंजप्शन उतनी कम नहीं हुई। क्लियर, तो यहाँ पे आई होप आपको एमपीसी के बारे में समझ आया, आपको एपीसी के बारे में समझ आया। अब यहाँ पे इसके अलावा जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एमपीसी। एमपीसी का क्या सिग्निफिकेंस है, एमपीसी का सिग्निफिकेंस क्या है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एमपीसी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एमपीसी, एमपीसी हमें क्या बता रहा है, एमपीसी हमें बता रहा है आउट ऑफ टोटल इनकम हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है इनकम में, तो उस इंक्रीमेंट से आप कितना पोर्शन जो है वो कंजप्शन की तरफ डेडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इससे क्या पता चल रहा है, हमें कंज्यूमर स्पेंडिंग का पता चल रहा है। और जब हम
फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ते थे तो मैंने आपको बताया था वहां पे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो वहां पे हमें सी को भी क्या करना होता था, सी को भी इम्पैक्ट करना होता था। और अगर मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में लेट से बात करें तो मनी सप्लाई के बढ़ने से, मनी सप्लाई अगर आपकी बढ़ेगी इकोनॉमी में तो वहां से लेट से लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आया, इनकम आया। लेकिन वो पॉलिसी इफेक्टिव तब बनेगी जब क्या होगा, उस इनकम में से लोग ज्यादा क्या करेंगे, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, दैट इज ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो एमपीसी हमें बता रहा है कि आउट ऑफ द इंक्रीमेंट इन इनकम कितना पैसा डेडिकेट हो रहा है टू कंजप्शन। नंबर टू, हमें यहाँ से मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में पता चलता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को लिख भी लेना। मल्टीप्लायर इफेक्ट में हमें क्या पता चलता है, द हायर द एमपीसी द ग्रेटर द मल्टीप्लायर इफेक्ट, द हायर द एमपीसी द ग्रेटर द मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में बात करें तो लेट से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लाया आपके सराउंडिंग में, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट लाया। तो गवर्नमेंट ने जब रोड बनाने का प्रोजेक्ट लाया तो यहाँ पे जो पर्सन्स रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे होंगे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, उनकी इनकम जनरेट होगी। तो रॉ मटेरियल सप्लायर की इनकम जनरेट हुई और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनकी इनकम भी जनरेट हुई। लेट से ये लोग कुल मिला के थे 10, तो 10 लोगों की डायरेक्ट इनकम जनरेट हुई। लेकिन जब ये 10 लोग घर जा रहे हैं, ठीक है, लेबर घर गया, उसने क्या किया, उसने दूध लिया, उसने वेजिटेबल्स ली रास्ते में जाकर, उसने बच्चों के लिए कपड़े लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म ले रहा है वो। तो यहाँ पे ये जो दूध वाला है उसकी इनकम भी बढ़ी बिकॉज इस लेबर के पास पैसा आया, ठीक है, लेबर ने जब दूध वाले से दूध लिया तो उसकी इनकम बढ़ी। लाइक वाइज वेजिटेबल वेंडर था, उसकी इनकम बढ़ी, क्लॉथ सेल करने वाले की इनकम बढ़ रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वाले की इनकम बढ़ रही है। तो हमें ये एक लेबर की नहीं, 10 लेबर की अलग अलग जरूरतें हैं। तो दूसरा लेबर गया कहीं, उसने कहीं और से दूध लिया, उसने राशन की शॉप से राशन लिया, ठीक है, उसने स्टेशनरी की दुकान पे गया, वहां से उसने स्टेशनरी ली। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे करते करते 10 लोग अलग अलग जगह जाकर परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इन मल्टीपल लोगों की इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ 10 लोगों की इनकम नहीं बढ़ी इस रोड प्रोजेक्ट से, यहाँ पे बहुत लोगों की इनकम बढ़ती है। तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट हमें यही बताता है, जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है कि जब भी एक्सपेंडिचर होता है, जब भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम बढ़ती है और वो मल्टीपल टाइम्स में बढ़ती है। ठीक है, ये जब मैं आपको मल्टीप्लायर बताऊंगी तो वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द हायर द एमपीसी द ग्रेटर द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, जो हमारे पास रिलेशन है वहां से आपको थोड़ा अच्छे से ये समझ आ जाएगा। नंबर 3, अगर हम बात करें, हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। अगर आप लोगों ने मल्टीप्लायर इफेक्ट वाले पॉइंट में देखा होगा तो यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि अगर रोड के प्रोजेक्ट से लेबर की इनकम बढ़ रही है, 10 लोगों की इनकम बढ़ी, तो इन सब की भी आगे इनकम बढ़ रही है। लेकिन अगर लेबर खर्च ही नहीं, खर्चेगा नहीं वो इनकम, क्या इन लोगों की इनकम बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर वो इनकम खर्चेगा ही नहीं तो उनके आगे वालों की इनकम बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब जब हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो पॉलिसी मेकर किसके ऊपर बात करते हैं, पॉलिसी मेकर बोलते हैं हमें एमपीसी को फोकस करना है। अगर लोग आउट ऑफ टोटल इनकम लोग कंजप्शन करेंगे, अगर ज्यादा पोर्शन पे कंजप्शन करेंगे तो क्या होगा, उस समय फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे अगर रोड का प्रोजेक्ट आया, रोड के प्रोजेक्ट में जो लेबर है वो 100 रुपए कमा रहा है, लेकिन 100 रुपए में से वो 70 रुपीज आपने क्या करेगा, 70 रुपीज वो खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 70 रुपीज जब वो खर्च कर रहा है तो ये एक्ट करेगी एज अ इनकम फॉर अदर पीपल इन द इकोनॉमी। लेकिन अगर वो 100 में से सिर्फ 20 रुपए खर्च करे और 80 रुपए सेव कर दे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये 20 रुपए आगे लोगों की इनकम बढ़ेगी, 20 रुपए से ही लोगों को आगे इनकम मिलेगी, चाहे वो दूध वाला है चाहे वो वेजिटेबल वेंडर है। तो जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को देखना पड़ता है। मैंने बात की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में। अगर कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है तो उसमें क्या देखना पड़ेगा कि कंजप्शन कम होना चाहिए बिकॉज एग्रीगेट डिमांड वहां पे कम होती है। ठीक है, मैंने आपको साथ ये इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, फिस्कल पॉलिसी में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नंबर 4, अगर हम बात करें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एमपीसी हमें हेल्प करती है
कि टू सी कि किस तरीके से इनकम सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पे एमपीसी हम क्या बोल सकते हैं, एमपीसी हेल्प्स इन एनालाइजिंग हाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन impacts इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब यहां से एक और हमें ऑब्जेक्टिव मिलता है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या मिलेगा, हो सकता है आपको दो स्टेटमेंट आए कि लोअर इनकम हाउस होल्ड के टाइम क्या होता है, एमपीसी लोअर होती है या हाइयर होती है। तो याद रखना, अगर हम लोअर इनकम हाउस होल्ड के बारे में बात करेंगे, पुअर बीपीएल उन लोगों के बारे में बात करें, तो उनका एमपीसी क्या होगा, हाइयर होगा। क्यों हाइयर होगा, बिकॉज अगर कोई बंदा है 100 रुपए कमाए उसने दिन के, तो 100 रुपए में से वो जब घर के बाहर निकला, ठीक है, एक लेबर है दिहाड़ी लगा रहा है, उसको 100 रुपए मिले। जब उसको 100 रुपए दिहाड़ी के मिल रहे हैं, तो उस 100 रुपए में से वो क्या करेगा, वो दूध लेने जा रहा है, 10 रुपए का दूध ले लिया, ठीक है, 30 रुपए का उसने राशन ले लिया, 20 रुपए वो सब्जी वाले के पास गया, 20 रुपए की सब्जी आ गई, ठीक है। उसी तरीके से उसको 20 रुपए का कुछ वो स्टेशनरी का सामान लेना था। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप देखेंगे कि उस वो जो अपनी इनकम है, वो ओवरऑल इनकम उसने क्या की, स्पेंड कर दी, और 20 रुपए की उसने लेट से मेडिसिन ले ली, ठीक है, या 10 रुपए की उसने मेडिसिन ले ली। तो हम लोगों ने देखा कि 90 रुपीज उसने स्पेंड कर दिए, तो 100 रुपए कमाने वाले ने क्या किया, 90% अपनी इनकम का कंजप्शन पे लगाया। तो लोअर इनकम हाउस होल्ड वाला था ये। तो लोअर इनकम हाउस होल्ड वाले की हाइयर एमपीसी होती है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं, एक पर्सन है जो 1 लाख का मंथ कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमाने वाला, हो सकता है 10,000 का उसने राशन ले लिया, ठीक है, 5,000 उसने रेंट पे कर दिया, 5,000 रुपए उसने जो थे, जस्ट 5,000 रुपए का उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल या बाकी जो से उसके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर थे वो कर लिए। तो उसका नेट जो एक्सपेंडिचर आया वो 20,000 आया। तो हम लोगों ने देखा, जो ये पर्सन है वो 20% ऑफ हिज इनकम जो है वो स्पेंड कर रहा है। तो हायर इनकम हाउस होल्ड वाले का एमपीसी क्या होगा, लोअर एमपीसी होगा क्या। और लास्ट पॉइंट में हम लोग किस कहाँ पे देखते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में अगर हम बात करें, तो बिजनेसेस यूज करते हैं एमपीसी को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। अब जब भी कोई बिजनेसमैन है, उसको इन्वेस्ट करना है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, जहां पे लोग डिमांड करेंगे उसके प्रोडक्ट की। मतलब हम लोग ये देखेंगे, अगर कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट के ऊपर पैसा खर्चने को तैयार है, तो वहां पे ही वो स्पेंड करेगा। इसका मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा वो जहां पे एमपीसी क्या होगी, एमपीसी हाई होगी, ठीक है, जहां पे उसके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइम भी देखा जाता है, वो वहां पे उन जगहों पे करेगा जहां पे आउट ऑफ द टोटल इनकम कंज्यूमर क्या करेगा, स्पेंड करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये पॉइंट से जो आपको पता होने चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, उसका लिंक आपके साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे शेयर करूंगी। तो जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सो दैट आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है, कोई भी वीडियो का अपडेट आता है, कोई भी अपडेट मुझे और शेयर करनी होती है आपके साथ, तो वहां पे मैं कर दूं। तो क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।